नमस्कार दोस्तों। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह की कंपनियों पर धोखाधड़ी और स्टॉक मूल्यों में हेराफेरी के आरोप लगाए जाने के बाद अडानी समूह के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई है। इसके चलते गौतम अडानी विश्व के अमीरों की सूची में दूसरे नंबर से 22वें स्थान पर पहुंच गए। देश के शेयर बाजार में कोहराम मचा है। अडानी की कंपनियों के शेयर धारकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने मामले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग को लेकर संसद में खूब हंगामा किया। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ आर्थिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे मेहमानों का परिचय करवा दूं। हमारी आज की चर्चा में भाग ले रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के पूर्व प्रोफेसर शिवाजी सरकार, वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक विश्लेषक आलोक भदौरिया और वरिष्ठ पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञ हेमंत अत्री। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद। आलोक जाना चाहूंगा। आलोक जी, आर्थिक मसलों की गहरी समझ आप रखते हैं, आप इस पूरे मामले को किस देखते हैं? ये दरअसल धन्यवाद दिनकर जी। ये पूरा मामला बेसिकली क्रोनिक कैपिटलिज्म का है। और शेल कंपनीज, आप याद करिए कि जब ये सरकार आई थी तो सबसे पहले इसने एक साल के बाद ही एक नैरेटिव बनाना चालू कर दिया था कि देश में बहुत सारी शेल कंपनीज है। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की बुनियाद पे, ये भ्रष्टाचार की जो आंधी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके ऊपर ही आई थी ये। तो इसने मुद्दा ही यही बनाया था कि बहुत सारी शेल कंपनीज है, शेल कंपनी में ये गड़बड़ी होती है, तमाम एक वो संख्या भी जारी हुई, जीएसटी। उसके बाद हर फाइनेंस मिनिस्टर, हर मिनिस्टर यही बोलने लगा। बड़े नेता भी थे, वो भी यही सब बोला करते थे, हमने इतनी संख्या में, लाखों संख्या में, कि हमने शेल कंपनी रद्द कर दी। बिल्कुल ठीक है, रद्द कर दी। लेकिन एक चीज है, उसमें से सारी शेल कंपनी नहीं थी। मेरी वहां पर कुछ सीए से बातचीत हो रही है। मैं आपके अदानी मुद्दे पे लौट के आता हूँ, लेकिन मैं इस चीज को भी क्लियर कर देता हूँ। शेल कंपनी से अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कोई बात है। ये तो एक ऐसा है कि धनकर जी, अगर आप भी कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले मैं तो कह रहा हूँ कि अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कहीं भी अगर आप अपना सामान बेचना चाहते हैं, कुछ सर्विसेज देना चाहते हैं, चाहे कपड़े कहीं से खरीद कर कहीं बेचना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके एक सबसे पहले एक आपके पास में एक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास में एक फर्म होनी चाहिए। तो वो तो आप पहले भी आप बनाते हैं। सवाल ये है कि उसमें गलत हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से नोटबंदी का भी नरेशन है। कैश का मतलब भ्रष्टाचार नहीं होता, काला धन नहीं होता। दुनिया की बहुत सारी इकोनॉमी है कि जो कैश पे ट्रांजेक्शन करती हैं। तो अच्छा, उदाहरण उनका दिया जाता है नॉर्वे टाइप का, जो बहुत ही छोटी सी कंट्रीज होती है। खैर बहरहाल, इन चीजों को हम किनारे करते हैं। तो शेल कंपनी, अब सवाल है कि जो छोटी मोटी शेल कंपनी जो बनाई गई, जो एक आम लोगों ने भी बनाई थी, जिसमें ये है कि वो बिजनेस नहीं कर पाए थे, सोचा था कि बिजनेस करेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं ही आप ही ने एक मीडिया की कंपनी बनाकर सोचे थे कि हम लोग यूट्यूब बनाएंगे, ये चैनल करेंगे, वो करेंगे, प्लान किया, नहीं कर पाए। लेकिन प्लान किया तो हमने सारी कार्रवाई तो करी ना। एक डीड बनवाई, चाहे पार्टनरशिप डीड बनवाई, चाहे प्रोप्राइटरशिप डीड बनवाई, चाहे एलएलपी बनवाई, एक बैंक अकाउंट खोला, ये सब खोला। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है तो वो गलत क्या है? एक तो वो शेल कंपनी, दूसरा सरकार के शुरुआत में इसके ऊपर लगातार आरोप लगाया जाता रहा है, कंट्रीब्यूटेड सरकार। तो ये अंततः साबित। और दूसरा ये हो गया कि जो राहुल गांधी का जो एक नैरेटिव था, वो पिछले 4-5 सालों से यही कह रहे थे कि हम दो हमारे दो करके ये बातें हो रही थी, दो उद्योगपतियों के लिए ये सरकार चल रही है। जी। उस चीज को ये साबित कर दिया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पब्लिक डोमेन में ला दिया। लेकिन इससे पहले भी अगर महुआ मोइत्रा, जो टीएमसी की जो सांसद है, महुआ मोइत्रा जी की अगर आप बातें सुने या उनके अगर वो लेटर्स देखें जो वहां पर वायरल हो रहे हैं सब जगह, उसमें भी उन्होंने कहा, उन्होंने 2021 से ये बात कर रहे हैं कि भाई अदानी की कंपनी में पैसा आ रहा है, ठीक है, लेकिन एफपीआई कितना पैसा डाल रहा है, कितनी तेजी के साथ में शेयर बढ़ रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर को डायरेक्ट करना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को डायरेक्ट करना चाहिए, चाहे वो सेबी को डायरेक्ट करता है, डीआरआई को करता। डायरेक्ट अगर नहीं भी करता तो भी ये रेगुलेटर है। ये सेबी का खुद का काम है कि ये इस तरीके से वो चेक करे। केवल लोअर सर्किट लगाना
या अपर सर्किट लगाना ही उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये भी आता है कि कोई लंबे समय तक कैसे उसके इतने ज्यादा शेयर बढ़ते चले गए हैं। और ये बात सही है, राहुल गांधी ने जो संसद में कहा कि वो 609 नंबर पे थे और 8 साल के अंदर वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए, ये बात भी सही है। लेकिन उससे बड़ी चीज है कि शेल कंपनीज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना तब की गई ना उसके बाद की गई। यही वजह है कि उनका जो शेयर का जो वैल्यूएशन है, जो ईपीएस है, वो बहुत ऊपर चला गया। वो चला गया मतलब 800% से भी ऊपर चला गया। ज्यादातर में सब में 400% के आया। तो सवाल ये नहीं कि हिंडनबर्ग ने क्या रिपोर्ट दी, सवाल ये है कि हिंडनबर्ग ने जो भी रिपोर्ट दी उसकी नीयत का कोई मतलब नहीं है। जो उसने तथ्य उठाए, क्या उन जी। तथ्यों की जांच नहीं होनी चाहिए? अच्छा, जांच होने में बुराई क्या है? भाई, जब आप राहुल गांधी को, कांग्रेस के एक पार्टी के एक नेता को, जब आप ईडी में बुला करके पूछताछ कर लेते हैं, कांग्रेस के एक बड़ी नेता सोनिया गांधी को जब आप ईडी में बुला करके पूछताछ कर लेते हैं, प्राय विपक्ष के सभी नेता को पूछताछ कर लेते हैं, तो इसका मतलब कि ईडी के पास तो अधिकार है। उनके पास कौन सा वो आरोप साबित हो गया था? बात आरोप पे ही तो जांच की गई थी ना। तो सवाल है कि जांच होना चाहिए। और दूसरी बात, संसद के अंदर मुझे दो तीन चीजें बहुत अच्छी लगी। जो मतलब अच्छी क्या लगी, मुझे लगा कि जो लोकतंत्र के लिए जो जरूरी था, वो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, जी। बहुत प्रमुखता के साथ में उठाए। और चूंकि आपके साथ में हमारे वो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने इजराइल का एक मुद्दा उठाया कि जैसे हम्म। इजराइल में जब ये जाते हैं, ये साथ में जाते हैं, कभी बाद में पीछे से जाते हैं, फिर कौन से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। उन्होंने इजराइल की 4 कंपनियों का नाम भी बताया था, जो मेरे ख्याल से हेमंत जी बहुत अच्छे से वो उसको बताएंगे, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। अच्छा, बाकी जगह का भी आप देखिए, श्रीलंका वाला भी है। श्रीलंका का उन्होंने जो आंकड़ा, जो संसद जो तथ्य जो संसद के अंदर पेश किए हैं, वो श्रीलंका की संसद में जो वहां के मंत्री ने जो किया था ऑन रिकॉर्ड, वो बातें कही गई हैं कि किसी ने प्रेशराइज किया। यही बातें बांग्लादेश से भी उठ रही हैं, यही बातें ऑस्ट्रेलिया से भी उठ रही हैं। तो सवाल ये है कि आरोप, मैं कह रहा हूँ कि आरोप चाहे जो भी हो, जांच कराने में क्या दिक्कत है? अगर आप सही हैं तो दिक्कत क्या? ठीक बात। आप तो यही कहते हैं ना कि जनता का विश्वास है। बात केवल जनता के विश्वास की नहीं, बात यह है कि अगर आरोप लगता है, भाई आरोप लगता है तो आप तो सब पौराणिक उदाहरण देने वाली पार्टियां हैं। पौराणिक उदाहरण तो रामचंद्र जी का भी है। जी। सीता पे आरोप लगा तो उन्होंने उसकी जांच करा दी। हम्म। नहीं, इनको तो पुराण और ये सब वेदों से बड़ा प्यार है ना, उन सब पुरानी कथाओं से। एक कथा तो वहां भी है जिसका वो मंदिर बना रहे हैं बहुत बड़ा। तो सवाल है, जांच में क्या दिक्कत है? क्या जांच वो मोदी के लिए तो नहीं कह रहे जांच, जांच एक कॉर्पोरेट के लिए कह रहे हैं ना। तो सवाल जांच है कि तो कॉर्पोरेट जांच तो जो जांच है है। मंदिर की भी नहीं बैठाई गई। मंदिर में बनाने में हाँ, जो घपले हुए उन पे भी जांच नहीं बैठाई गई है। सवाल है ये कई मुद्दे हैं जो ये तैर रहे हैं। और सवाल ये, दूसरी बात, राहुल गांधी जो लगातार जो ये बात कह रहे थे, वो बात अभी साबित भी हुई है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है। अब सवाल ये है कि आपका वो शेयर का क्या हुआ, शेयर उनके दाम फिर से बढ़ने लगे। बात जाहिर सी बात है कि एक प्लानिंग की गई है, प्लानिंग के तहत में $1.1 बिलियन लगभग करीब 10,000 करोड़ के आसपास इन्होंने लगाया भी है, अपने शेयर कुछ प्लेज हटाए भी हैं। लेकिन जिस तरीके से डाउ जोन्स में बाहर किया गया, जिस तरीके से सिटी ग्रुप में बाहर किया गया, आप एक मान करके चलिए कि ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये इनके लिए एक आफत की बात है। क्योंकि अब देखिए, सबसे पहले क्रेडिट उसने किया था इनके जो कोलेट्रल के लिए जो बॉन्ड लगाते हैं उसकी इन्होंने जीरो लैंडिंग वैल्यू कर दी थी। जी। जीरो लैंडिंग वैल्यू का मतलब है कि आपका जो वो एक कागज का टुकड़ा है। जैसा हमारा वो 8 सितंबर के 1 तारीख को वो हो गया था ना एक कागज का टुकड़ा, तो वही सारे हम्म। बॉन्ड इनके कागज के टुकड़े उसने मान लिए थे। जीरो लैंडिंग वैल्यू का बेहद सरल अर्थों में, सरल शब्दों में यही इसका मतलब है। तो इसका मतलब क्या कि क्या उनके पास प्रॉपर्टी नहीं? नहीं, वो लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको कैश लगाना पड़ेगा या कोई और चीज देनी पड़ेगी। वो कोलेटरल नहीं ले। जी। ये एक, लेकिन एक बड़ा झटका है। एक बात है, भारत के जो बाजार में जो लगाया गया, शेयर बाजार में जो पैसा लगाया गया, चाहे वो भारत की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे एलआईसी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे कोई भी है, कुछ और भी कॉर्पोरेट के इशारे पे जिन्होंने जी। लगाया, ये लाख सफाइयां दें कि इनके अपने कॉर्पस का ये 1% से कम है। लेकिन सवाल है, 1% से कम ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि अगर आपने 28,000 लगाया था, उसकी वैल्यू अगर एलआईसी की अगर 75,000 करोड़ हो गई है, और घट के अगर वो 50,000 करोड़ के आसपास आ गई है, तो ये 20,000 करोड़ का नोशनल लॉस तो हुआ है ना। अगर मान लीजिए, अगर आपका जो शेयर का अगर आपको रिटर्न अगर आपको लेना चाहते हैं या पॉलिसी का अपनी मैच्योर कराने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एलआईसी को जो प्रॉफिट होता है उसी से तो बोनस बांटता है।
यानी बोनस में भी आपकी कटौती होने जा रही है। इसी तरह आपके एसबीआई के शेयर्स में भी आ रही है। बात वो नहीं है कि आप ये बार बार, एक आरबीआई ने भी कल वो एक दलील दे दी, एक हमारे आरबीआई के जो हैं मुखिया हैं, उन्होंने ये कह दिया, मुझे बड़ी हैरत की बात है कि बैंकों की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, बैंक बहुत मजबूत है। अरे भैया, बैंक अगर इतने ही मजबूत हैं तो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संसद के अंदर क्यों कहा कि हमने 10,95,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिए हैं? वो राइट ऑफ किसके थे? बैंक की बैलेंस शीट पे ही तो थे। एक तरफ आप बैंकों को रिकैपिटलाइज कर रहे हैं, फिर उनके बैंक कहीं वो लोन देते हैं उन कॉर्पोरेट को, और फिर वही कॉर्पोरेट का आप वो राइट ऑफ कर देते हैं, और फिर उसके बाद में कहते हैं बैंक की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। तो ये तो कुछ तो तर्क ऐसे हैं कि जो गले गले से ही नहीं उतरते हैं। जी। बाकी आलोक जी, मैं अभी दोबारा आता हूं आपके पास। अभी सरकार साहब से एक सवाल ले लेते हैं, हेमंत जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। अ, सरकार साहब, देश में शेयर बाजार पर नजर रखने के लिए सेबी जैसी संस्था है। क्या अडानी की कंपनियों में गड़बड़ी पाया जाना सेबी की बड़ी चूक नहीं है? दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनी की रिपोर्ट को देश के खिलाफ साजिश बताया जा रहा है। क्या ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला है? देखिए, आपका पहला सवाल है जी। कि सेबी को इन चीजों को देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ हाँ। या सेबी जो है हाँ। क्या उसे किसी कंप्लेंट का इंतजार करना चाहिए, जी। या सेबी को क्या सरकार से कोई इशारे की जरूरत है या ऑर्डर की जरूरत है? नहीं, जी। सेबी का जो एक्ट है बहुत साफ है। हाँ। सेबी को अगर कहीं भी शक होता है, जी। कहीं सुबह होती है, या उसे अगर ये पता चलता है, ये पता लगता है, या आभास भी होता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है, और ये उनके पास मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, जी। तो सेबी को सुओ मोटो किसी भी उसमें जांच करने का अधिकार है। मतलब वो अपने आप इनिशिएटिव लेके जांच कर सकते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। सेबी ने इत्तेफाक से हर्षद मेहता कांड के बाद, जब से सेबी का बनाया गया, और जी। वो भी इसी प्रकार के जेपीसी के जरिए ही आया, मुझे नहीं समझ में आता कि जेपीसी से इतनी परहेज क्यों है। जी। जेपीसी में देखिए, सांसदों को पूरे अधिकार होते हैं किसी भी प्रकार के प्रश्न करने का, और जिससे प्रश्न किया जाता है उसका जवाब देना वाजिब है, बिल्कुल। और कोई मना नहीं कर सकता जेपीसी के ना आने से। तो सेबी के जरिए तो हमने बहुत सारे सुधार किए हैं आर्थिक, एक नहीं लगातार कई हुए हैं, बोफोर्स में भी हुआ था। तो लेकिन सेबी सही है कि सेबी ने सेबी के इस इख्तियार मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक नहीं, से। आपने बिल्कुल संज्ञान नहीं ली। आपने, आपको तो लगा कि ये कुछ हो ही नहीं रहा है। जी। अरे हमारे मित्र की बातचीत है तो होगा, हो रहा होगा, लोग तो कहते ही रहते हैं मित्रों के बारे में। तो हम्म। सेबी ने इस प्रकार का जो एक एटीट्यूड लिया है, मेरे ख्याल में ये सेबी के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। और दूसरी चीज, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जी। अगर हम वॉचडॉग वॉचडॉग का काम नहीं करेगा तो कौन सा काम करेगा वो? सही तो बात। ये सेबी का जो काम है, ये बहुत ही जो है, मैं समझता हूँ एक गलत काम रहा है। और सेबी को भी इसके लिए, इस जेपीसी की जांच होती है, किसी भी प्रकार की जांच होती है, उस जांच में सेबी से पूछना चाहिए कि आप चुप क्यों रहे। जी। आपका दूसरा सवाल था? दूसरा सवाल था कि क्या ये देश के खिलाफ कोई साजिश है जो अमेरिकन कंपनी रिपोर्ट दे रही है, या देश की अर्थव्यवस्था पर हमला है? जी, नहीं, मैं नहीं मानता हूं इसको। जी। विश्व में सामान्य रूप से हर जगह डिफरेंट कॉर्पोरेट के जो कामकाज है, वो हर देश में ऑफिशियली अनऑफिशियली ये काम होता रहता है। कोई भी जो निवेशक होता है वो भी ये जांच करता रहता है। जी। तो ये कहना है कि वो निवेशक जो है अगर जांच कर रहा है और वो किसी पर्टिकुलर देश का कंपनी है, तो उस देश के खिलाफ वो साजिश कर रहा है, मेरे ख्याल में ये कि बहुत ही एक लचर जो आर्गुमेंट है वो है। देखिए, हिंडनबर्ग क्या करता है मुझे उससे नहीं मतलब है। हिंडनबर्ग के बारे में भी कहा जाता है कि वो शॉर्ट सेलिंग करता है। हिंडनबर्ग का कहना है कि हम शॉर्ट सेलिंग उन जो संदेहास्पद जो स्क्रिप्ट होते हैं उनकी हम जांच करते हैं, और जी। उसमें हम इस तरह से करके देखते हैं कि उस पर क्या असर आता है। तो उनके हिसाब से इस प्रकार के शॉर्ट सेलिंग जो अभी आलोक जी ने कहा कि शेल कंपनीज के जरिए किए जाते हैं, उसका जो आधार होता है कोई नहीं होता, हवा में सारी बातें होती हैं।
जी तो जब हवा में सारी बातें होती है, उसकी हवा अगर आप निकाल देंगे तो गुब्बारा तो नीचे आ ही जाएगा। तो हिंडनबर्ग ने यही काम किया है कि हवा कैसे निकाली जाए किसी। और उसके बाद हमने देखा कि शेयर बाजार के कम से कम 15 लाख करोड़, छोटे इन्वेस्टर्स के कम से कम 5 लाख करोड़, जी LIC, SBI ये सारे डूब गए, लिटरली डूबे हैं। जी क्योंकि अच्छा, दूसरी चीज अगर आप देखें, जलोक जी कह रहे थे ये जो लोन फिर से दे दिए जाते हैं, कैसे कंपनी को दिए जाते हैं, ये आज से नहीं हो रहा है। 2007-8 में जब लेमन ब्रदर का जी जो घटना घटी, उसके बाद जो हमने कॉर्पोरेट को पैसे दिए, ये CAG के रिपोर्ट में साफ साफ है, RBI के रिपोर्ट में है। जी 50 लाख करोड़ हमारे उस वक्त डूब गए। और आज जो राइट ऑफ की बात कर रहे थे, जो 2013-14 से लेके आज तक 19.8 लाख करोड़, यानी कि करीब 20 लाख करोड़ जो है हमने राइट ऑफ किया है। जी तो ये देश के लिए शायद अच्छा होता है कि जो पैसा दिख नहीं रहा है उसको गायब ही कर दो। हाँ, तो इस प्रकार से जो सारी चीजें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि इसमें JPC जांच से मुझे नहीं पता क्यों इतना परहेज है। जी जांच करा ले, देख लें, जो सही है, जो गलत है गलत है। दूसरी जांच में एक मुद्दा और आना चाहिए। जालोक जी ने अपने आखिर में कहा कि 2 दिनों में इस कंपनी के पैसे फिर से बढ़ने लगे। जी कौन डाल रहा है वो पैसे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, कहां से आ रहे हैं वो पैसे। बिल्कुल सही बात। तीसरी एक चीज और है, एक चीज और बता दूं मैं आपको। जी 1 रुपए का शेयर वैल्यू है। जी यानी मान लीजिए आपने 20 या 100 शेयर खरीदे, तो आपके 20 रुपए के, जी है ना। चलिए 20 रुपए तो हम झेल सकते हैं, पर वो 20 रुपए के शेयर की 3200 से 3400 का दाम क्यों रखा जाता है? और सेबी और BSE इसको क्यों अलाउ करती है? कि जी वो चाहती है कि देश भर में जुए का बाजार चले। जी इस पर भी आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सिर्फ इस स्क्रिप्ट के लिए नहीं हो रहा है, तमाम स्क्रिप्ट के लिए हो रहे हैं। निश्चित रूप से। इस पर भी सवाल होना चाहिए कि 1 रुपए के उस पर कितना लोगे भाई? 5 रुपए ले लो, 2 रुपए ले लो, इतना ही तो लोगे। और कितना लोगे आप तो चाहते हो कि हिंदुस्तान का, मतलब ये मैं समझता हूँ, सेबी और BSE या तो बिल्कुल बहुत ही इनोसेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि 1 रुपए के उस पर अगर कोई 4000 रुपए लगा देगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। हमने देखा दूसरे ही दिन वो 1565 पे आ गया। सरकार साहब, फिर आते हैं हम आपके पास। हेमंत जी से एक सवाल ले लेते हैं। हेमंत जी, अडानी की कंपनियों पर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इनमें से 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज भारतीय बैंकों का है। साथ ही LIC, प्रोविडेंट फंड व कई म्यूचुअल फंड्स का भी काफी पैसा अडानी की कंपनियों के शेयरों में लगा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के इशारे पर ही बैंकों ने इतना बड़ा कर्ज अडानी की कंपनियों को दिया है। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, और इस पूरे मामले का भारतीय बैंकों और LIC जैसे उपक्रमों पर क्या असर पड़ेगा? धर्मपाल जी, देखिए, ये जो सरकारों के इशारे पर बैंकों से लोन दिए जाने की बात उद्योगपतियों को है, वो आज से नहीं हो रही है। वो पिछले करीब 2 दशकों से तो खुला खुला हो रही है। चाहे वो मनमोहन सिंह का कार्यकाल हो, चाहे वाजपेयी जी का कार्यकाल हो, जब से प्राइवेटाइजेशन आया इंफ्रास्ट्रक्चर में और में, तो कोई भी सेठ कोई भी धंधा करता है वो अपने पैसे से कोई नहीं करता। वो सब मेरा और आपका पैसा जो बैंकों में LIC में जो लगा हुआ है, चाहे पॉलिसीज का है, चाहे फिक्स डिपॉजिट है, चाहे RD है, जो भी है, उसी पैसे को कर्ज के रूप में लेकर के और उसी से ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए जाते हैं, मुनाफाखोरी की जाती है। इसमें किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए, ये शुरू से हो रहा है। जैसा सरकार साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 19,85,000 करोड़ 8.5 साल में माफ कर दिए। तो ये तो धर्मपाल जी, जो हमारे अर्थशास्त्री है इस देश की, ये तो गुड इकोनॉमिक्स, कि मेरे और आपका पैसा उनको दीजिए, वो उसको हजम कर जाए, वो डिफॉल्टर हो जाए, और ये गुड इकोनॉमिक्स है। किसी किसान का 1 रुपया माफ किया आपने, वो बैड इकोनॉमिक्स है। खेल को समझिए क्या है। पहले पैसा दिलाइए, फिर उसको 1 टाइम सेटलमेंट कराइए, उसके बाद दिवाला घोषित कीजिए। मुझे ये बताइए, अनिल अंबानी दिवालिया हुए थे, राफेल की डील तो उन्हीं को दी गई थी जब वो दिवालिया होने के प्रोसेस में थे। उसके बावजूद राफेल की डील दी गई उनको। जिसने कभी तीर कमान नहीं बनाया, तीर कमान की बात कर रहा हूं मैं, वो राफेल बना रहा था। और राफेल का घपला क्या था? राफेल का घपला क्या था? आपने एक कार ली 4 लाख रुपए की, और उस पर जो आपने एक्सेसरीज लगवाई अलग अलग, जो उसमें और लगते हैं ओवरहेड्स, वो 9.5 लाख के थे आपके। ये राफेल था। राफेल क्या था धर्मपाल जी? विपक्ष कभी समझा नहीं पाया। सबसे बड़ी गजब की बात क्या थी? 126 जहाजों का टेंडर था वो।
जी और इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट होनी थी उसमें 20 के करीब कि भारतीय जरूरतों के मुताबिक वो जी सारी चीजें जुड़नी थी उसके अंदर। उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सारा खर्चा था। जी जब आप 126 जहाज खरीदेंगे तो वो सारा 126 में बट जाएगा। इन श्रीमान ने क्या किया कि उस सारी रिसर्च पे तो उतना ही पैसा लगेगा, चाहे वो एक जहाज बनाओ, चाहे 126 बनाओ, चाहे 500 बनाओ। जी इन्होंने क्या किया कि उस 126 को घटा के 30 कर दिया, 36 कर दिया। जी तो वो जो कॉस्ट थी वो 3 गुना अपने आप ही हो जाएगी, 3.5 गुना इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट की। एक पक्ष धर्मपाल जी ये था जो बता नहीं पाए। और जी आज जो इस देश में हो रहा है, जो ये अडानी का जो पूरा प्रकरण है, ये मान के चलिए कि ये 2G मूवमेंट है। 2G मूवमेंट क्या था? बड़ी गजब की चीज है। आज से 12 साल पहले यूपीए की सरकार में बाबा रामदेव और ये सारा गैंग जो भी था, विनोद राय और ये सारा, आज इनकी पोल खोलने की जरूरत है। आज से 12 साल पहले 2G स्पेक्ट्रम की अलॉटमेंट हुई पहली बार। जी 2.25 लाख करोड़ रुपए विनोद राय ने कह दिया कि 2.25 लाख करोड़ का घपला हुआ है। मान लो आप हुआ था, मैं कहता हूं मान लिए। आज 12 साल बाद 5G का कंप्लीट स्पेक्ट्रम केवल 1.5 लाख करोड़ में बेच दिया। जी ये ईमानदारी है? वो बेईमानी थी? कोई नहीं पूछ रहा। सही बात। क्यों? क्योंकि लोकराज लोक लाज से चलता है। आज आपने उसको लठराज बना दिया है कि जो बोले उसके पीछे सीबीआई लगा दो, उसके पीछे ईडी लगा दो। कोई सवाल पूछे आपसे तो आप उसको कहिए कि मुझे गाली दे रहा है, फिर आप बेचारे बन जाइए। कल जो प्रधानमंत्री का जो व्यवहार था संसद के अंदर, वो मेरे जो 20-22 साल की जो पत्रकारिता का जो कैरियर है उससे शर्मनाक व्यवहार, एरोगेंस, आत्ममुग्धता और सारी चीजें। क्या क्या बातें कर रहे थे। मैं ये पूछता हूं उनसे कि ये अडानी वाला प्रकरण तो छोड़ दीजिए आप, 2.25 लाख करोड़ पे इस देश की सरकार चलेगी, जेपीसी बनेगी, पता नहीं क्या क्या हो गया। ये तो धर्मपाल जी $100 बिलियन का है अडानी वाला तो। $100 बिलियन एक दिन में। जी इस देश के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं हमारी कितनी अर्थव्यवस्था है, उसके प्रोपोर्शनेट ये क्या चीज है। अडानी जी क्या कर रहे हैं, इजराइल जाते हैं साथ नेतान्याहू के पास। इजराइल एक छोटा सा देश है, जी वो अपने कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए फिलिस्तीन के साथ, और आज से नहीं, जन्मजात उलझे। तो वो हाई एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, स्नाइपर राइफल्स है, क्योंकि उनको आत्मरक्षा में खुद ही करना पड़ता है। ये हाईटेक चीजें बाहर दूसरे देश कम देते हैं, हालांकि उनको अमेरिका दे देता है। मुझे ये बताइए अडानी जी का कौन सा तजुर्बा है, कौन सा तजुर्बा है कि ड्रोन भी वही बनाएंगे, जी स्नाइपर राइफल भी वही बनाएंगे, जी इंसास भी वही बनाएंगे, स्मॉल वेपन भी वही बनाएंगे। कौन सा एक्सपर्टीज है उनके पास? हवाई अड्डे भी वही चलाएंगे। आपको याद है अभी पीछे उनकी पोर्ट पे अब हीरोइन और ये जो नशीले पदार्थ थे, ये आधा किलो और किलो या 2 किलो में बरामद होते थे। जी 30,000 किलो सुना है आपने? हाँ उसकी कीमत कितनी होगी? उसको केवल 5 करोड़ से गुणा कर दीजिए। उसकी कोई जांच हुई क्या? जब वर्ल्ड के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी है वो, वर्ल्ड के इतिहास में टेल्कम पाउडर के नाम पर क्या आया था, आज तक उसकी कोई जांच की सुगबुगाहट सुनी है आपने? वैसे ही आ गई क्या वो? आपके पास अगर 10 ग्राम मिल जाए तो 10 साल जमानत नहीं होगी। जी 30,000 किलो। और वो ये बताया गया जांच के दौरान जब इनिशियल बातचीत आई कि कई गुना इससे पहले निकल चुकी है पूरे देश में वो। जी तो ये देश में हो क्या रहा है धर्मपाल जी? ये- अडानी को एक बात समझनी होगी, प्रधानमंत्री जी आज जेपीसी से बच लें कोई बात नहीं। हिंदुस्तान के इतिहास में 4 बार जेपीसी बनी है, जैसे सरकार साहब कह रहे थे, जी और चारों बार सरकारें बदली हैं। और सरकार का बदलना मौजूदा सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जितने घपले घोटाले जो कुछ हैं, अगर आप उनकी कल्पना करने लगे ना, केवल जोड़ने लगे, 609वें स्थान से 9 साल में दूसरे स्थान पे आ जाना, क्या ये सामान्य घटना है? और कल कल का उदाहरण देता हूं, आज आप जब शो कर रहे हैं, जी केवल कल कल के दिनों में उसके अडानी के जो शेयर है, 44.5 अरब डॉलर कीमत बढ़ गई उनकी कल कल में। जी मेरे और आपके पास तो वो शेयर है नहीं। नहीं अब तो शेयर केवल उसी के पास है, नहीं के- वही खेल रहा है, वही नीचे ला रहा है, वही ऊपर ले जा रहा है। जी और इसमें खेल समझिए क्या है, जैसा सरकार साहब ने इशारा किया, 10 रुपए का शेयर मैंने और आपने तो लिया 3,000 का, 3,500 का, 4,000 का, उसका तो 10 रुपए का ही है। जी उसके पास तो 10 रुपए का ही शेयर है, तो मरे तो मैं और आपके ना। और ये सरकार कहती है कि हमें 140 करोड़ लोगों का भरोसा कायम है, और उसके ऊपर तुर्रा क्या था कि मैं 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि हूं। अरे भाई, आप बहुमत की सरकार है, कोई इसमें शक नहीं है, किसी को आपत्ति थोड़ी, लेकिन आपको वोट तो 22 करोड़ ही मिले, टेक्निकल फिगर तो ये भी है। और विपक्ष के जो वोट है वो आपसे ज्यादा ही, अलग बात है कि फ्रेगमेंटेड विपक्ष है। आप क्या कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी? मैं सरकार से पूछ रहा हूं ना,
कि 2022 चला गया, एक किसान का नाम बता दीजिए अडानी को छोड़ के, क्योंकि वो भी किसान है, सेब बेचते हैं, बहुत सारी चीजें बेचते हैं। उनकी कीमत तो 60 गुना बढ़ी है। किसी एक किसान की अगर दोगुनी हुई तो बता दीजिए। सबके घर को पक्के मकान मिलने थे, मिल गए क्या? सवाल ये है कि मैं जो अभी विपक्ष है। दोबारा आता हूं आपके पास, अभी आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, क्रेडिट स्विस, डाउ जोन्स और सिटी ग्रुप जैसी संस्थाओं ने अडानी एंटरप्राइजेज को इंडेक्स सस- से बाहर कर हाँ। दिया। इसका कारण क्या है और इसके क्या परिणाम होंगे? क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है, जैसे एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश है? दरअसल ये डाउ जोन्स की जो जो कार्रवाई है ना, जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से जो बाहर किया गया है, जी वो आप ये मान करके चलिए कि मुख्य तौर पे बाहर करना एक अलग है। इसको इसका दो तरीके से इसका जवाब लेते हैं। पहला हिस्सा इसका ये ले लेते हैं कि ये जो साजिश वाली जो बात है, ये इन्होंने अपने जो वोटर है ना, जैसा भी हेमंत जी ने कहा कि अपने जो जो इनके जो वोटर हैं, हार्डकोर वोटर हैं, ये उनको संतुष्ट करने के लिए उस जी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, उन्हीं को बता रहे हैं, ताकि ये उनका नैरेटिव ठीक रहे कि इतना बड़ा सुरक्षा कवच है, इतना बड़ा विश्वास है, ये इनके लिए है। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि अर्थव्यवस्था बहुत अलग तरीके से चलती है और आर्थिक संस्थान बिल्कुल एक अलग तरीके से चलते हैं और रेटिंग एजेंसियां बिल्कुल अलग तरीके से चलती हैं। आप ये मान करके चलिए कि आप फिच उसको आपने थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं मैनेज हो सकती रेटिंग एजेंसी, थोड़ी बहुत होती है। मान लीजिए अगर उन्होंने ट्रिपल बी में आपको डाल दिया, आप डबल ए से ट्रिपल बी चले गए, डबल बी चले गए, तो आपका होगा क्या? एक होगा कि जो दुनिया में जो कॉर्पोरेट है ना, सबसे पहले इन रेटिंग एजेंसियों का वो देखते हैं। ट्रिपल बी माइनस में है, किया है उन्होंने। हाँ। तो ये जब दुनिया भर की जो कॉर्पोरेट या जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अपने जो डिसीजन होते हैं ना, जो उनके जो फ्यूचरिस्टिक डिसीजन होते हैं, वो रेटिंग कंपनियों के आधार पर देते हैं। आपकी संसद में और इधर उधर माइक लगा कर भाषण में, वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर भाषण में वो पैसे नहीं लगाते। जी तो वो जब वो उसको देखते हैं, रेटिंग एजेंसियों को देखते हुए उसी के आधार पे होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा हिस्सा, अगर आपके भारत के कॉर्पोरेट जगत की अगर ये स्थिति अगर आपकी होती है, तो आप ये मान करके चलिए कि आज की दुनिया में चाहे कोई भी कॉर्पोरेट हो, वो दुनिया के स्तर पर अपने पैसे उठाता है। जब भारत बात करें तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स भी काफी होती है। आज हमारे अदानी की जो बात हो रही है, ये इनके पास भी विदेशी इंस्टीट्यूशन, विदेशी वो प्राइवेट इक्विटी फंड्स, इन लोगों ने काफी पैसा लगा रखा है। ये जब हिचकने लगेंगे, बात केवल अदानी तक नहीं है, एक ऐसा होता है ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक करके पीता है, तो अदानी से उनका इतना विश्वास हिल जाएगा। तो आप ये मान करके चलिए कि वो भारत के दूसरे कॉर्पोरेट के लिए भी ये खतरे की बात है। और भारत की साख पर इससे पहले भी सवाल उठ चुके हैं। सत्यम टेक्नोलॉजी का अगर आपको याद आता हो मामला, वो भी एक बड़ा चमकदार नाम है। दूसरा एक आपको आईसीआईसीआई बैंक का एक याद आता हो कि अभी ये चंदा कोचर थी, वो भी जेल में भी रह करके आई है, ये भी बड़ा चमकदार नाम है। मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री का मुझे नहीं लगता कि पिछले अगर 3 दशकों की अगर बात करें तो दो ही चमकदार नाम थे, एक एमबी कामत जो अभी तक चमकदार है, और दूसरे चंदा कोचर। ये कहना चाहिए पोस्टर गर्ल भी थी बैंकिंग सेक्टर की। पोस्टर गर्ल मतलब अच्छे अर्थों में कि बड़ा बड़ा अच्छा काम करे, लेकिन अंततः क्या हुआ? अगर वो विदेशी पैसा अगर आना बंद हो गया, कि कॉर्पोरेट में अगर पैसा लगाना बंद हो गया, तो आप ये मान करके चलिए कि ये पैसे का संकट होने वाला है, बड़ा संकट होने वाला है कॉर्पोरेट के लिए। जब साख गिर जाती है, तो आप ये मान करके चलिए कि वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाते। आप कुछ समय के लिए आप भले ही कह सकते हैं कि आपका फॉरेन रिजर्व में आप अपनी भली पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा हिस्सा आपका गोल्ड का भी एक एसेट के तौर पे होता है, जिसको आप वो नहीं कर सकते उस वक्त। तो तो फंक्शनल आपका जो रिजर्व होता है, उसमें से आप लगभग करीब 18% आप उसको हटा दीजिए, वही आपका फंक्शनल रिजर्व है। अगर आपका पैसा नहीं आता है, एफपीआई आपके मार्केट में पैसा नहीं लगाता है, शेयर मार्केट में, भाई शेयर मार्केट का पैसा मतलब क्या, कंपनियों में ही तो लगा रहे हैं। कंपनियां अगर दागदार होने लगेंगी, भारत के कॉर्पोरेट पर अगर वो ग्रहण लगने लगेगा, तो आप ये मान करके चलिए पैसा नहीं आएगा। और पैसा नहीं आएगा तो आप ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ना मार्केट में निवेश आएगा। सरकार ने इसीलिए इस बार 10 लाख करोड़ बजट में डाला है, इसीलिए डाला है
क्योंकि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। कॉर्पोरेट क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल चुके हैं, हनुमान की तरीके से उनको आह्वान कर चुकी है, उठो भाई आओ निवेश करो। निवेश कोई क्यों करेगा? क्या कॉर्पोरेट को पता नहीं कि आप केवल दो लोगों के क्या मतलब एक लोगों के हवाले से पूरी की पूरी तरीके से आप काम कर रहे हैं? आपने रशिया से तेल लिया, सस्ता तेल लिया, आपने किया क्या? तेल लिया, बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, तो भारत में तेल के तो दाम गिरे नहीं। या अगर फूड इन्फ्लेशन का भी अगर ये मान करके चलिए, अभी भले थोड़ा सा वो नीचे चला गया है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल तो वही था ना, तेल ही था ना। तो अगर वो तेल सस्ता हो जाता तो सारी चीजें सस्ती होती ना, लोगों के पास पैसा बचता, वो कहीं खर्च कर देते, एक स्पेंडिंग एक होती इकोनॉमी। तो ये चीज महत्वपूर्ण थी ना। तो मुझे लगता है ये बहुत ही संकट की घड़ी है, और बात केवल अभी ये शुरुआत हुई है। अभी जैसे हेमंत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अभी तो पेंडोरा बॉक्स खुला है, अभी कहाँ जा करके टिकेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, और इसमें सरकारें भी चाहती हैं। बहुत समय तक, लंबे समय तक अवकाश नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बस 5 सेकंड और लूंगा आपको। 2014 में जिस उम्मीद पे युवा ने आपको सत्ता में लाया था, आज उस युवा 9 साल हो चुके हैं, वहीं का वहीं खड़ा हुआ, उसके पास में कोई रोजगार नहीं है। आप ये लेकर के चलिए, स्थितियां कितनी भयावह होने वाली है। कब तक आप उम्मीद दिलाओगे? कब तक आप अपनी काठ की हांडी चढ़ाते रहोगे? बस अब यही देखना है। सरकार साहब, जिस तरह से हर्षद मेहता शेयर घोटाले के बाद सिस्टम में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए कुछ सुधार किए गए थे, हालांकि इस मामले में तो अभी तक सरकार ने जांच करवाने की जरूरत ही नहीं समझी है, ये बात आपने भी कही है। शेयर बाजार को संचालित और नियंत्रित करने और कंपनियों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, हर्षद मेहता कांड के बाद जी जो जेपीसी बनाई गई, जी उसमें एक बात साफ खुल के आई, जी। सारे पैसे बैंकों के लगे हुए। और वो तरीका बड़ा आसान था। हम्म, बैंक से आपने सुबह पैसे लिए, दिन भर आपने पैसे लगाए, कमाए, बैंक वाले को कुछ दिया, बाकी पैसा जमा हो गया, खाता साफ। जी किसी को पता ही नहीं कहाँ गया पैसा, आया ना पैसा गया ऑफिशियली। जी तो ये जो तरीका था, जेपीसी में आके इसके खुलासा हुआ। लोग इसके बारे में बात करते थे कि ऐसा होता है, पर जेपीसी में वो रिकॉर्ड हो गया। जी और उसके बाद से जो कानून बने उस पर वो रोक लगे। और यही नहीं, जेपीसी की रिपोर्ट आते आते हर्षद मेहता को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। जी ये भी एक बहुत बड़ी बात था उस वक्त। पर उसके बाद जो अगर आप देखें, हर्षद मेहता कांड में ऑफिशियली कहा जाता है करीब 92,000 करोड़ का नुकसान हुआ। दूसरे तरीके से आप देखें, यूटीआई जिस तरह से डूब गया, एसबीआई, एलआईसी और तमाम पब्लिक सेक्टर कंपनियों पर जो बोझ आया, उनको जी उनको जो पैसे लगाए उस जिस तरह से किए उन्होंने, उसमें कई कंपनियां डूब गई। जी तो वो सारा अगर मिला लेंगे तो कम से कम भी अगर लगाएंगे तो 5 से 6 लाख करोड़ का, बहुत मैं मॉडेस्ट एस्टिमेट बता रहा हूं, उसमें नुकसान हुआ था। जी खैर उसके बाद जो भी नियम कानून बने उसके हिसाब से सेबी बनी, और सेबी को अपना काम करना चाहिए था। सेबी ने अपना काम नहीं किया, आज ये साफ हो गया है। जी अब सवाल है कि क्या नियम बनाए जाए। जी। नियमों की कोई कमी तो है नहीं, पर सवाल ये है, वॉचडॉग अगर वॉचडॉग ना हो के वो गोदी में बैठ जाए किसी के भी, तो जी फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो सेबी भी जेपीसी के दायरे में, अब सबसे पहले सेबी आना चाहिए जी कि सेबी क्यों चुपचाप बैठी रही, बीएसई क्यों चुपचाप बैठी रही, जी आरबीआई क्यों बोली नहीं, और आज भी आरबीआई क्यों डिफेंड कर रही है। ये बहुत बड़ा सवाल। हम्म, दूसरी चीज अगर आप देखें, जी इतना बड़ा सारा कुछ घोटाले हो रहे हैं, जी जो कह दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं ठीक है, झूठ साबित तो करिए, आप जांच करा दीजिए, हम झूठ से साबित करने के लिए तैयार हैं। जी हिंडनबर्ग ने उस झूठ को पकड़ा, और उसको आप कह दीजिए कि वो देश के खिलाफ है, मैं देश के खिलाफ नहीं। जी और सबसे बड़ी चीज जो है मैं समझता हूं कि जनता को बड़े बड़े पोस्टर से, बड़े बड़े एड से आगाह कर देना चाहिए कि शेयर बाजार में कोई पैसा मत लगाओ। म्यूचुअल फंड्स क्यों लगा रहे हैं पैसे? और सबसे पहले अगर आप देखें, म्यूचुअल फंड जो है, अदानी के शेयर में पैसे लगाना रोक दिया था 24,000 करोड़ लगाने के बाद। जी सेबी को नहीं पता था ये बात, बीएसई को नहीं पता था, आरबीआई को ये बात नहीं पता थी। तो ये जो है, देखिए इस मुल्क में इत्तेफाक से
आलोक जी ने एक बात कही, 2014 के बाद हमारी बहुत उम्मीदें जगी थी। जी उस उम्मीदों पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी अब हो रही है। और दूसरी चीज मैं मानता हूँ, सरकार जितनी भी अच्छी हो, अटल जी की सरकार बहुत अच्छी थी, जी सब लोग कहते हैं। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, उसको छोड़ दीजिए आप। और जी अटल जी के सरकार में ऐसी कोई छोटी मोटी गलती भी हमें नहीं दिखती है। जब उसको हम्म, आप 5 साल बाद हटा देते हैं, हर सरकार को 5 साल बाद हटाइए। जी इस देश की जनतंत्र की बुनियाद यही है कि सरकार बदलते रही है। जी कौन बनेगा कौन, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, कोई ना कोई बनेगा और सब अच्छे काम करते हैं। हम ये देख चुके हैं, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जिसको सबसे दुर्बल सरकार मानी जाती थी, सबसे अच्छा काम किया उन्होंने। अटल जी की सरकार जिसमें 24 से लेकर 48 दलों रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमें जो है इस देश के, देखिए ये पूरा देश एक कोalition है, तो हमें उस प्रकार का कोalition चाहिए। एक जी दल की सरकार होगी तो आप बच नहीं पाएंगे। सरकार ये साहब, मैं हमें आपको सोच, रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, समय का अभाव है। हेमंत जी से एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। अडानी प्रकरण को लेके संसद में प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष को खूब घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे आरोप भी लगाए, संयुक्त संसदीय समिति से जांच करवाने की मांग भी की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस में के जवाब में अडानी के मामले में कुछ नहीं बोला। इस मामले में सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री के रुख को आप किस रूप में देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, धर्मपाल जी, ये जो कल संसद में हुआ, जी आप केवल प्रधानमंत्री के बारे में मत जाइएगा। जो जी परसों राहुल गांधी ने कहा था, वो सवाल थे, बड़े स्पेसिफिक सवाल थे, 7 सवाल थे, वाजिब सवाल थे, और जी इंटरनेशनली उनको रिकग्नाइज किया जा चुका है, तभी इन शेयरों की ये दुर्गति। जी कल सबसे पहला काम क्या हुआ संसद में, आप जानकर चौंक जाएंगे। सुबह सदन शुरू होते ही 11 बजे सबसे पहले राहुल गांधी के जो भाषण के और जी महुआ मैत्रा के जो भाषण के जो रेलेवेंट पैराग्राफ्स थे, जी उनको यूं का यूं उड़ा दिया गया। अभी अच्छा तक जो संसद की कार्रवाई आपने भी कवर की है, मैंने भी दशकों तक कवर की है, जी वहां पर अगर कोई एक असंसदीय शब्द हो, असभ्य शब्द हो, केवल शब्द हटाया जाता था। इन्होंने अडानी ही हटा दिया उस डिस्कोर्स से, संसद के रिकॉर्ड से, चाहे वो महुआ मैत्रा ने कहा, चाहे वो राहुल गांधी ने कहा। ये गौतम लोकतंत्र अडानी का जो नया है लोग है। संसदीय और शब्द हो गए। असंसदीय शब्द, इसको मैं और आप तो इसी रूप में लेंगे, उनके लिए वो प्रिय शब्द है। जी जैसे इस कल के जो घटनाक्रम है, महुआ मैत्रा ने क्या एक भी असभ्य शब्द बताइए, या राहुल गांधी ने कौन सा असभ्य शब्द कहा? एक। जी दूसरा, इन्होंने कल सुबह क्या कहा कि अनऑथेंटिकेटेड बात संसद में नहीं कही जानी चाहिए। इस बहाने पे, इस बिना पे, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी ने क्या अनऑथेंटिकेटेड कहा था? 609 से दूसरे स्थान पे आप नहीं आए क्या? जी एडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई क्या? जी शॉर्ट सेलिंग नहीं हुई क्या? सारा ये फिक्सियस कंपनी नहीं है क्या, शेल कंपनियां? कहां जी दिक्कत थी? दिक्कत केवल एक है, जैसे चाइना का नाम असंसदीय है, नाम नहीं ले सकते। जी जैसे बेरोजगारी शब्द है, असंसदीय है। जी जैसे अडानी है, असंसदीय शब्द है। जी जवाबदेही है, असंसदीय है। ईमानदारी है, पारदर्शिता है, वो इन सब चीजों से ऊपर है। देखिए धर्मपाल जी, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जी लोकतंत्र के 4 पाए रहते हैं। जी ये वो पार्टी कह रही है कल, जो कहा कि जिसमें अनऑथेंटिकेटेड कोई बात नहीं कही जाएगी। मैं जी प्रधानमंत्री जी के पिछले 9 साल के संसद के भाषण सुन रहा था, और कल रात को मेरी किसी एक सीनियर जर्नलिस्ट से ही बात हुई थी। 21 बातें संसद में ऐसी है, 21 बातें जो प्रधानमंत्री ने खुद कही है, और जिनमें से अंश मात्र भी सच्चाई नहीं है। तो क्या जी प्रधानमंत्री के वो भाषण भी ऐसे ही होंगे? सवाल तो आएगा। बिल्कुल। दूसरा, लोकतंत्र के 4 पाए हैं। सबसे पहला, जुडिशरी। जी एक जज के पास, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज एक बड़े कमीशन के चेयरमैन है, सुप्रीम कोर्ट के जी जज थे। 16 केसेस अडानी के आए, 16, जी और 16 के 16 में अडानी के पक्ष का फैसला गया। और आज वो एक हमारे आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुत महत्वपूर्ण आयोग के। जी केवल इशारा कर रहा हूं। हिंदुस्तान में नंबर 2 है कार्यपालिका। जी किसी एग्जीक्यूटिव, किसी आईएएस अफसर ने, किसी आईपीएस अफसर ने, किसी एनआईए, सीबीआई, किसी, आज तक सरकार की किसी भी मंशा के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया है क्या? नहीं किया है। नंबर 2। तीसरा, विधायिका। विधायिका की स्थिति कल आपने देखा कि रामलीला मैदान बना दिया संसद का, मोदी 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 कर। क्या ये हमारी गरिमा है? और दूसरा पक्ष का भी देखिए, वो अडानी अडानी कर रहे थे, कितने कितने लो स्तर पे ले आए। और मीडिया का तो धर्मपाल जी जितना ना कहे उतना अच्छा है, क्योंकि आपको पता है मैं सारे टेलीविजन चैनलों पर इन सब पे रहता हूं शाम को। जी कल जब मोदी 3:53 पे खड़ा हुए जवाब देने के लिए, 5 चैनल में स्कैन कर रहा था एक टाइम में,
और सब के सब क्या कह रहे थे कि मोदी पुट्स ऑपोजिशन ऑन मैट। उसने भाषण शुरू नहीं किया अभी। जी। ही पुट्स मोदी, फायरी मोदी रिप्लाइज टू, ही इज नॉट येट स्टार्टेड, बोलना भी शुरू नहीं किया। आज हमारे मीडिया की, तो मेरे कहने का सबब यह है कि 4 पायदान थे लोकतंत्र के, 4 स्तंभ थे, चारों स्तंभों का मैंने उदाहरण आपको दिया। ये जो देश है ये बहुमतवाद के नाम पर बंधक हो गया है, ये बात हमें समझनी होगी। ये बंधक बना जो दिया बात गया है आपने देश, कही, ये देश जो है बंधक है। के नाम पे बंधक हो गया है। 2014 के जी, बाद से अडानी समूह ने जो तरक्की की रफ्तार पकड़ी थी, उसमें गौतम अडानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकियों का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण विदेश यात्राओं के दौरान गौतम अडानी का साथ होना और ज्यादातर व्यापार समझौतों के समय अडानी की मौजूदगी पर सवाल उठने लाजमी है। विपक्ष के पुरजोर विरोध के बावजूद इस मामले में भारत सरकार की ओर से कोई जांच ना करवाया जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। विदा लेने से पहले एक जरूरी अपील, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।